आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हमें इंसानों के अंदर छुपे लालच को दिखाती है कि कैसे कोई इंसान लालच में इतना अंधा हो सकता है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती और फिर उसके साथ वही होता है जो कि हमेशा से होता आया है। उससे भी अपने लालच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस मूवी की शुरुआत एक ऐसे परेशान हाल बंदे से होती है जो कि अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहा होता है। इसका नाम सैम है। इस वक्त भी वो ट्रेन का सफर करते हुए एक सुनसान से रेगिस्तान में अपनी नौकरी की तलाश में जा रहा होता है। सैम के सामने ट्रेन में एक बहुत ही गरीब सी अफ्रीकन औरत और उसका बच्चा बैठे होते हैं। उनकी ऐसी हालत को देखते हुए सैम अपना खाना भी उनको दे देता है। अब जब वो स्टेशन पर उतरता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि स्टेशन तो बिल्कुल सुनसान था। हालांकि कंपनी की तरफ से उसको एक रिक नामी बंदा रिसीव करने आने वाला था। सैम इधर उधर देखते हुए सामने के कमरे में जाता है जहाँ पर उसको एक आदमी बैठा नजर आता है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है मगर वो बंदा उसको इग्नोर कर देता है। सैम उससे सवाल करता है कि वॉशरूम कहाँ है, लेकिन वो उसे बस इशारे में जवाब दे देता है। सैम जब वॉशरूम में होता है तो उसे बाहर किसी बंदे की आवाज आती है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो वही रिक नामी बंदा जो कि उसे लेने के लिए आने वाला था वही खड़ा होता है। अब वो रिक के साथ गाड़ी में बैठकर कंपनी की तरफ रवाना होने लगते हैं। रिक उससे बताता है कि तुम्हें इस सफर के $300 देने पड़ेंगे। सैम उससे कहता है मगर कंपनी की तरफ से तो $200 की बात हुई थी। रिक उससे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें $300 में जाना है तो ठीक है वरना यहीं पर उतर जाओ। अब क्योंकि सैम के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जिस पर रिक खुद कुछ ना करते हुए सैम को कहता है कि चल जल्दी कर टायर बदल। सैम को ना चाहते हुए भी गाड़ी का टायर बदलना पड़ता है। अब ये दोनों फिर से सफर की शुरुआत करते हैं। अब रात को ये दोनों फ्यूल भरवाने के लिए एक जगह पर गाड़ी रोकते हैं और वहीं पर स्टे करने का प्लान करते हैं। दोनों वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाते हैं। रिक यहाँ पर सैम से बातचीत करने लगता है। वो पूछता है तुम इतने दूर इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सैम कहता है कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किलात से भरी है, मुझे अभी तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिली और मुझे यकीन है उस कंपनी में मुझे कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। रिक उससे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान लगते हो लेकिन तुम जिस जगह जा रहे हो वहाँ पर तो लोग एक दूसरे का खून चूस लेते हैं। सैम कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो फिर से सफर का आगाज करते हैं। अब सैम कुछ देर गाड़ी ड्राइव करता है और रिक साथ वाली सीट में सो जाता है। रास्ते में गर्मी ज्यादा हो जाने की वजह से सैम एसी ऑन कर देता है जिसके चलते कुछ देर के बाद इंजन फेल हो जाता है। तभी रिक जाकर सैम पर गुस्सा होने लगता है कि मैंने तुझे कहा था ना एसी ऑन मत करना। अब ये दोनों इंजन को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरते हैं। सैम रिक से माफी मांगने लगता है लेकिन रिक तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब जब सैम वॉशरूम के लिए थोड़ा साइड पे जाता है तो वहीं पर उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई देता है। वो उसके करीब जाकर उसे उठाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो खालिस सोना है। वो फौरन रिक को बुलाते हुए कहता है इधर आओ, ये देखो मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा। रिक भी उसे देखते ही काफी शॉक्ड हो जाता है। वो अपने जेब से लाइटर निकालते हुए उस पत्थर पर आग लगाने लगता है। कहता है कि अगर ये काला हो गया तो समझो ये एक नॉर्मल पत्थर है, लेकिन आग लगाने के बाद भी उस पत्थर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता जिसका मतलब था कि वो खालिस सोना ही है। वो पत्थर के इर्द गिर्द खुदाई करने लगते हैं ताकि वो उस पूरे पत्थर को बाहर निकाल सके, लेकिन वो तो बहुत बड़ी चट्टान थी। इतनी ज्यादा खुदाई करने के बाद भी वो हिलजुल ही नहीं रही थी। रिक अब उसको गाड़ी के साथ रस्सी के जरिए बांधते हुए खींचने लगता है लेकिन सोने का बहुत ज्यादा वजन होने की वजह से रस्सी भी टूट जाती है। अब इनको खुदाई करते हुए शाम हो गई थी लेकिन अभी तक ये उस पत्थर को निकाल नहीं पाए थे। सूरज भी गरूब होने लगा था। तभी रिक सैम से कहता है कि जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करो क्योंकि जंगली कुत्ते हमारे आस पास ही घूम रहे हैं। अगर हम आग जला लेंगे तो शायद वो डर के भाग जाएंगे। अब वो दोनों लकड़ियों को जमा करके आग लगा लेते हैं। अब वो आग लगाकर खुशी से इर्द गिर्द नाचने लगते हैं। रिक सैम को गले लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एसी वाली बड़ी कार दिलाऊंगा। अब ये दोनों रात को प्लानिंग करने लगते हैं। रिक सैम से कहता है कि ये सिर्फ सोने की चट्टान नहीं बल्कि एक पूरा पहाड़ है। अगर हम महीनों भी इसकी खुदाई करते रहेंगे तो इसको निकालना इम्पॉसिबल है। अब ये दोनों फैसला करते हैं हम में से एक बंदा इस चट्टान के पास रहेगा और दूसरा इंसान जाकर खुदाई वाली मशीन लेकर आएगा। सैम रिक से कहने लगता है कि ठीक है भाई तुम मशीन लेने जाओ, मैं इस चट्टान के पास ही रहूंगा। मगर रिक कहता है कि नहीं भाई तुम जाओ, मैं इसी चट्टान के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा क्योंकि ये जंगली जानवरों का इलाका है और मैं इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मगर सैम उस पर शक करने लगता है। वो कहता है कि नहीं तुम ही जाओ, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, हो सकता है मेरे लौटने तक तुम ये सोना गायब कर चुके हो। इस पर रिक जानने के लिए राजी हो जाता है। अगली सुबह अब वो दोनों एक दूसरे में सामान बांटते हैं। रिक
सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि वो दोनों आपस में कांटेक्ट में रह सकें। रिक बताता है कि मेरे एक दोस्त के पास खुदाई करने वाली मशीन है, मैं उसी से मांग कर लाऊंगा। मुझे वापस लौटने तक 3 से 4 दिन लग सकते हैं। दुआ करो इस बीच मेरी गाड़ी खराब ना हो। रिक के जाने के बाद सैम सोने के ऊपर फिर से मिट्टी डालने लगता है ताकि कोई अगर इधर से गुजरे तो सोने को देख ना पाए, और फिर चट्टान के साथ ही एक छोटा सा कैंप लगा के अपना सारा सामान उसमें रख देता है और अपने लिए सूरज डूबने से पहले कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेता है ताकि वो रात को आग लगा सके। रात में जब वो आग जलाकर खाना खा रहा होता है तो उसे कुछ जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि अकेले होने की वजह से वो उनका आसान शिकार है। वो डरते हुए हाथ में चाकू लेके सो जाता है। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंख खुलती है। बहुत शदीद गर्मी होने की वजह से उसकी स्किन जल रही होती है और खाना भी ना होने के बराबर था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही होती है। तभी उसे सैटेलाइट फोन की बेल सुनाई देती है। जैसे ही भागकर फोन के पास जाता है तो कॉल कट गई थी। अब वो अपने कैंप में बैठकर सोने की तरफ देखने लगता है। वो ख्याली पुलाव बना रहा था। वो इस सोने को बेच के सबसे पहले अपने लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदेगा। अब वो वैसे ही टाइम पास करने के लिए पास के एरिया में घूमने फिरने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक क्रैश हुआ प्लेन नजर आता है। वो फौरन से उस क्रैश प्लेन के पास जाता है और वहीं पर रहने का फैसला करता है, लेकिन उस प्लेन से वो सोने की चट्टान नजरों से ओझल हो जाती है। इसलिए वो उस प्लेन के कुछ हिस्से उठाकर अपने कैंप के इर्द गिर्द लगाकर उसे मजबूत करने की कोशिश करता है। अब वो अपने कैंप के अंदर लेट कर कुछ देर आराम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी थकावट कम हो जाए और टाइम भी गुजर जाए। सोते हुए उसे कुछ ऐसे ख्यालात आते हैं जैसे कि सोने की चट्टान कोई चोरी कर रहा हो। वो फौरन बाहर निकलता है, लेकिन चट्टान तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, वहाँ पर कोई नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना चट्टान के साथ से एक सोने का पत्थर निकाल लिया जाए। यही सोचकर वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर चट्टान के ऊपर मारने लगता है और सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा उतारने में कामयाब हो जाता है और उसको साफ करके अपने पास रख लेता है। इसी दौरान सैटेलाइट पर फिर से रिक की कॉल आती है। कॉल उठाते ही सैम शोर डाल देता है कि भाई तुम हो कहाँ? गर्मी की वजह से मेरा तो बुरा हाल हो चुका है। जिस पर रिक कहता है कि गाड़ी खराब होने की वजह से मुझे कुछ टाइम और लग सकता है। सैम उसे जल्दी आने को कहता है क्योंकि भूख और प्यास से अब उसका बुरा हाल हो चुका था। अब रात में फिर से कुत्तों के भौंकने की वजह से सैम पूरी रात सो नहीं पाता। हाथ में जलती हुई लकड़ी को पकड़ के सारी रात बैठे रहता है ताकि कोई जानवर उस पर हमला न कर दे। अब जब सुबह होती है, वो सुबह में कुछ देर सोना चाह रहा था, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि सूरज की तपिश ने उसकी पूरी स्किन जला दी थी और उसके पास पानी की भी अब आखिरी बोतल बची थी। अभी वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ बढ़ रहा है। सांप से खुद को बचाने के चक्कर में वो जैसे ही पीछे हटता है, आखिरी बची हुई पानी की बोतल भी नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से अब उसके पास पानी भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वो फिर से प्लेन के पास जाकर उसके अंदर खाने पीने की तलाशी लेने लगता है। उसको उम्मीद थी कि शायद मुझे यहाँ से कुछ खाने को मिल जाए। तभी वो देखता है कि दूर से एक इंसान इसकी तरफ चलते आ रहा है। सैम उसको फौरन देखते ही प्लेन में छुप जाता है, लेकिन उसने सैम को देख लिया था, इसलिए वो प्लेन के पास आकर सैम को बाहर आने को कहता है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि वो तो एक लड़की है जो कि उससे बात करना चाहती है। लड़की उससे सवाल करने लगती है कि तुम आखिर यहाँ पे कर क्या रहे हो और इतनी शदीद गर्मी में तुमने आखिर ये ही जगह क्यों चुनी? लेकिन सैम उसके सवालों को मुसलसल इग्नोर किए जा रहा था। वो उसकी किसी बात का जवाब ढंग से नहीं दे रहा था। उसकी बातों से तंग आते हुए सैम उस लड़की से कहता है कि तुम इस प्लेन में रह सकती हो, और ये कहकर वो खुद वहाँ से जाने लगता है। अगर वो लड़की सैम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, और अब वो सैम के पीछे चलते चलते उसके कैंप तक पहुँच जाती है। सैम भी मुसलसल कोशिश कर रहा होता है कि इससे पहले कि उसकी नजर सोने पे पड़ जाए वो उसको यहाँ से भगा दे। सैम उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लड़की जवाब देती है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम मुझे आखिर यहाँ से भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जरूर तुम मुझसे कोई राज छुपा रहे हो। तभी उसकी नजर सोने की चट्टान पर पड़ती है और अब वो पूरी बात समझ चुकी थी। वो सैम से कहती है कि अच्छा तुम पूरी चट्टान के खुद ही अकेले मालिक बनना चाहते हो, और वो लड़की कहती है कि क्योंकि अभी खजाना मैंने भी देख लिया, इसलिए मैं भी इसकी आधी हिस्सेदार हूँ और मैं भी इसमें से अब कुछ हिस्सा लिए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सैम उसकी ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो पीछे से एक लकड़ी उठाते हुए उसके सर पे दे मारता है। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो लड़की वहीं पर गिर के मर जाती है। देखकर सैम भी एकदम सदमे में चला जाता है कि उसने लालच की वजह से एक लड़की की जान ले ली, और फिर खुद को संभालते हुए उसके बैग की तलाशी लेता है। उसमें से तमाम खाने पीने की चीजें निकालते हुए एक गड्ढा खोद कर लड़की को उसमें दफना देता है। दफनाने के बाद जब अपने कैंप पे वापस आता है तो उसकी नजर पड़ती है कि एक कुत्ता आकर उसकी लाश को उस गड्ढे में से निकाल रहा है। टाइम भागते हुए आता है और उस कुत्ते को वहाँ से भगाता है और उस लड़की की डेड बॉडी को घसीटते हुए अपने साथ
साथ ले आता है और आगे आकर उसको आग लगाकर जला देता है। अगले दिन उसकी आंख फिर से फोन की घंटी से खुलती है। वो रिक पर फिर से चलाने लगता है कि भाई तुम आखिर हो कहाँ? यहाँ भूख प्यास से तो मेरी जान निकले जा रही है। रिक उससे फिर से वही बात रिपीट करता है कि मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा, क्योंकि खुदाई वाली मशीन को लेकर आना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही स्लो चलती है। साइम यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। एक तो भूख प्यास से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, दूसरा ये कि बाहर मौजूद जंगली जानवरों ने मुसलसल उसका जीना हराम किया हुआ था। कुछ ही देर के बाद उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो कि वहाँ से गुजर रही थी। वो सोचता है कि क्यों ना सोने का एक टुकड़ा उठाकर मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन एक मर्तबा फिर से लालच ने उसको रोक लिया था। सैम अगर चाहता तो इस सोने के टुकड़े की वजह से वो अपनी जिंदगी को बदल सकता था, लेकिन ज्यादा की चाह ने उसे लालची बना रखा था। अब वो रात होने से पहले फिर से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। अभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रेत का तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से अपने टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान इतना शदीद था कि उसका टेंट तूफान की जद में आकर उड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। अभी एक बड़ा सा दरख्त आकर उसके ऊपर गिर जाता है। तूफान रुकने के बाद सैम खुद को मिट्टी में दबा हुआ पाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा उसकी पेट के आर पार घुसा हुआ था। सैम के दिल में सोने का लालच इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने पेट से लकड़ी निकालने के बजाय अभी भी चट्टान की तरफ बढ़ रहा था। अब वो चारों तरफ मिट्टी में गुम हुई चट्टान को ढूंढने लगता है और आखिरकार उसको चट्टान मिल ही जाती है। अब वो जोर लगाते हुए लकड़ी को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान खून बहुत ज्यादा बह रहा था। वो अपनी शर्ट को फाड़ कर उस जख्म के ऊपर बांध देता है, लेकिन खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आग लगाकर एक डब्बे का टुकड़ा गर्म करके अपने जख्म पे लगाता है। इससे सैम को इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद जब उसको होश आता है तो उसको इतने चारों तरफ वही लड़की दिखती है जिसको इसने मार दिया था। उसका तो दिमाग घूम गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सच है या बस उसका वहम। अभी फिर से फोन बजता है। फोन उठाते ही सैम एक मर्तबा फिर से जोर जोर से चलाने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी आओ मेरे भाई, मैं यहाँ पर मर रहा हूँ। साथ ही उसे बताता है कि वो लड़की उसे हर तरफ दिख रही है, जिस पर वो रिक उसे कहता है कि कौन सी लड़की, किसी को भी सोने के बारे में मत बताना, अगर किसी को पता चल भी गया तो उसे फौरन मार डालो। मगर सैम की हालत उतनी ज्यादा खराब थी कि वो किसी को मारना तो क्या, रिक की बातों का सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। अभी उसके सामने एक मर्तबा फिर से वो लड़की आ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर किसी भी जख्म का कोई निशान नहीं था। वो सैम को अपनी बोतल से पानी पिलाते हुए उसे मदद करने को कहती है और पूछती है कि क्या तुमने मेरी जुड़वा बहन को यहाँ देखा है। ये सुनने के बाद सैम सारी बात समझ आता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सोने की लालच ने उसको इतना अंधा कर दिया था कि वो उस लड़की से भी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। सैम कितने गुस्सा करने पर वो लड़की वहाँ से आखिर चली जाती है। कुछ टाइम के बाद वो जंगली कुत्ते उसके पास आने लगते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो फौरन से रिक को कॉल करता है। वो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर में आओगे, जल्दी आओ वरना ये कुत्ते मुझे मार डालेंगे। वो जोर जोर से रोने लगता है, रिक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि जल्दी आओ प्लीज, अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। रिक उसे तसल्ली देते हुए कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। तभी अचानक कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। एक एक करके सभी सैम को नोचने लगते हैं। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि रिक सैम से दूर बैठे दूरबीन से उसे देख रहा था। असल में तो वो कई दिन पहले ही मशीन लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था और बस वो तो वहाँ बैठा सैम के मरने का इंतजार कर रहा था कि वो पूरे सोने का अकेला मालिक बन सके। अब रिक देखता है कि जंगली कुत्ते सैम को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और वो बस खड़े होकर सैम का तमाशा देख रहा था। कुत्ते जब सैम को नोच रहे होते हैं तो अब भी सैम सिर्फ सोने ही की तरफ देख रहा था। आखिरकार जंगली कुत्ते सैम को नोच नोच कर खा जाते हैं। रिक को भी जब यकीन हो जाता है कि सैम मर चुका है, वो गाड़ी लेकर सोने की चट्टान के पास आ जाता है। जैसे ही वो चट्टान के पास पहुंचता है तो अचानक एक तीर आकर उसके सीने में आ लगता है। तीर लगने की वजह से रिक की भी जगह पर ही मौत हो जाती है और अब हम देखते हैं कि तीर चलाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की की जुड़वा बहन होती है। उसी लड़की की जुड़वा बहन थी जिसको सैम ने मार डाला था और आखिर में लालच ने इन दोनों लोगों की जान ले ली थी। और लालच बुरी बला है। इसी सबक के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।